देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी लास्ट ईयर ही ये क्वेश्चन आया है, अभी 2020 के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, each plate has an area of A, separation between the plates is D, and now we introduce a dielectric slab between the plates of capacitor whose dielectric constant is K, and this whole space is filled with the dielectric slab of constant K। पूरा स्पेस हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया है, और इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट क्या है? K है। ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? ये केस 1 है। केस सेकंड क्या है कि वी आर इंट्रोड्यूस टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। दो स्लैब हमने इंट्रोड्यूस करी, एक d/2 विड्थ की और दूसरी d/2 विड्थ की। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। एंड थर्ड केस वी आर इंट्रोड्यूसिंग two dielectric slab of different constant K1 and K2 like that। एक ये K1 की और एक ये। K2। So you just find out the effective capacitance in all the three cases। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं। पहला केस क्या है? वी आर टेकिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ईच प्लेट हैज एन एरिया A, separation between plates is D। Now we introduce a dielectric slab of constant K between the plates of capacitor, width of the slab is D। पूरा का पूरा गैप जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया। सेकंड केस में हमने क्या किया? वी आर टेकिंग टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब of different constant K1 and K2, width of these is d/2 and d/2, and they are introduced like that। और थर्ड केस के अंदर we are introducing the dielectric slab of different constant K1 and K2 and placing like that। K1 वाला ये है, ये K1 है, K1 इतने रीजन में है और K2 इतने रीजन में। तो देखिए ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, इस केस में कैपेसिटेंस हो गया C की वैल्यू हो जाएगी A/0/D इंटू K, क्योंकि पूरा का पूरा मीडियम आपने पूरा का पूरा रीजन जो है वो दूसरे मीडियम से फिल कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आपका कैपेसिटेंस K टाइम बढ़ जाता है। तो C की वैल्यू होगी A/0/D इंटू K। ये फर्स्ट केस समझ में आया? अब देखिए इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां हमने क्या किया, ये हमारा जो पहला रीजन है जहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करी है K1 कांस्टेंट की, तो ये हमने क्या किया कि हमने ये ऐसा कंसीडर कर लिया कि ये दो कैपेसिटर बन गए, ये कैपेसिटर एक और ये दूसरा कैपेसिटर दो। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। ये दो कैपेसिटर हमने बना लिए और विच आर कनेक्टेड सीरीज विथ या कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस AB के अक्रॉस वो क्या कनेक्ट हो गए? सीरीज में कनेक्ट हो गए। ये इसका कैपेसिटेंस अलग ले लेंगे, इसका कैपेसिटेंस अलग ले लेंगे। तो C1 की वैल्यू कैसे आई? देखिए C1 आया आपका A/0, विड्थ है अब आपकी d/2, प्लेट का एरिया यही है अभी भी, ε0 d/2 इंटू K1। तो C1 की वैल्यू हो गई 2A/0/D इंटू K1। C1 की वैल्यू समझ में आई?
C1 की वैल्यू समझ में आई सबको? हेलो, C1 की वैल्यू समझ में आई? C2 की वैल्यू होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D बाय 2 इंटू K2। तो C2 की वैल्यू भी होगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K2। अब देखिए, ये मैं केस थर्ड अभी यहाँ रिमूव कर रहा हूँ, बाद में कनेक्ट करूंगा, वापस बना लेंगे। अब देखिए, अब ये C1 और C2 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? ये C1 कैपेसिटर और C2 कैपेसिटर AB के अक्रॉस सीरीज में कनेक्टेड है। और CAB की वैल्यू पहले हमने क्या ले ली है? C ले ली है। क्या ले लिया है? C ले लिया। तो देखिए, CAB की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 C2 C1 प्लस C2। क्या हो गई? C1 C2 C1 प्लस C2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C1 C2 C1 प्लस C2। ये हो गया 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K1 इंटू K2 अपॉन C1 प्लस C2 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2। तो देखिए, ये 2A एप्सिलॉन नॉट D से ये 2A एप्सिलॉन नॉट D कैंसिल हो गया, और CAB की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाय D 2 K1 K2 K1 प्लस K2। आया समझ में ये? ये आया समझ में CAB की वैल्यू? और यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोल दे कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K, तो कैसे निकालेंगे? ये CAB की वैल्यू क्या है? K1 और K2 में रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K। तो देखिए, पहले वाले केस में CAB क्या था? A एप्सिलॉन नॉट इंटू D इंटू K, और सेकेंड केस में है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 2 K1 K2 K1 प्लस K2। तो A एप्सिलॉन नॉट D से A एप्सिलॉन नॉट D कैंसिल हो गया, और K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू आ जाएगी 2 K1 K2 K1 प्लस K। ये आपका K1 K2 और K में रिलेशन आ गया। आ गया समझ में रिलेशन? अब हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं। Now we'll discuss third case कि now we introduce the dielectric slab between the plates of capacitor like that। ये आपकी K1 है और ये आपकी K2 है। तो अब हमने देखिए, पहले वाले को इसका कैपेसिटेंस आपने क्या ले लिया? C1 ले लिया, इसका कैपेसिटेंस हमने C2 ले लिया। तो अब देखिए C1 की वैल्यू कैसे आएगी? अब ये प्लेट, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वो स्लैब का विड्थ तो D है, लेकिन वो कितना प्लेट का कितना एरिया कवर कर रही है? आधा एरिया कवर कर रही है। ये एरिया हमारा A/2 है और ये एरिया A/2। तो हो जाएगा A/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K1। तो C1 की वैल्यू हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू K1। सिमिलरली C2 की वैल्यू हो जाएगी A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K2। तो C2 की वैल्यू हो गई A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू K2। ये C1 और C2 की हमने सेपरेट वैल्यू निकाल दी। अब देखिए, अब ये कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है? देखिए, ये आपका एक कैपेसिटर है
ये आपका दूसरा कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड है। तो किस तरीके का कनेक्शन हुआ ये कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट हुए? ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर की एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, दोनों कैपेसिटर की दूसरी प्लेट बी से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्शन हुए ये? ऋषभ कैसा कनेक्शन हुआ? दोनों कैसे कनेक्ट हुए? पैरेलली कनेक्ट हुए। कैसे कनेक्ट हुए? पैरेलली। कैसे कनेक्ट हुए? पैरेलल। और पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D K1, A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D K2, A एप्सिलॉन नॉट बाय D कॉमन ले लिया, K1 प्लस K2 बाय 2। ये आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 प्लस K2 बाय 2। और अभी भी मुझे K1, K2 और K में रिलेशन चाहिए, तो अब इस बार रिलेशन कैसे बनेगा? इस बार प्रीवियस केस में ए केस क्या था? A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू K, और यहाँ अब क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट D कैंसिल हो गया, K की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2 बाय 2। आया समझ में ये रिलेशन? Is it clear? So that is the effect of the electric on the capacitance. Effect of dielectric on the capacitance. किस तरीके से dielectric capacitance को अफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, किस अकॉर्डिंग आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका कैपेसिटेंस क्या होगा? चेंज होता जाएगा। और इस सेक्शन से कंफर्मली क्वेश्चन बनता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। आया समझ में? Is there any doubt? Manya, Rishabh. Two identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of voltage V with the switch S closed. The switch S is now open and the free space between the plates of the capacitor is filled with the dielectric medium of a constant K. Find the ratio of the total electrostatic energy stored in both the capacitors before and after the introduction of dielectric. ठीक है? सर्किट क्या है? देखिए मैं सर्किट आपको बता रहा हूं। दो कैपेसिटर हैं इस तरीके से, ये कैपेसिटर ए, ये स्विच, और ये कैपेसिटर बी। ठीक है? दोनों का कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है वी, सॉरी क्या दिया हुआ है? सी। ये स्विच एस है और ये बैटरी का वोल्टेज बी है। ठीक है? ये आपका सर्किट है। नाउ इनिशियली दिस स्विच एस इज क्लोज्ड। ठीक है? स्विच एस इज क्लोज्ड है। उस केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगा? ठीक है? सिस्टम का, और कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in the system when switch S is closed. ठीक है? सेकेंड पार्ट है when
switch S is open, then a dielectric slab is introduced between plates of both capacitors. So what will be the energy in the second case? Then calculate the energy stored in the system. स्विच एस ओपन है और उस केस में आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है, तब आपका एनर्जी कितना होगा ये आपको बताना है, और दोनों केसेस में जो एनर्जी फॉर्म हुई है उसका क्या रेशियो होगा वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए, पहला हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, तब सिस्टम में कितनी एनर्जी होगी। देखिए, जब ये स्विच क्लोज्ड है तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया इस तरीके से। नाउ दीज टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू पैरेलल विथ ईच अदर। जब ये स्विच एस क्लोज्ड है तो ये कैपेसिटर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में कनेक्ट है इस बैटरी के अक्रॉस। सो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका 2C, C और C, 2C दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ इंटू 2C इंटू V स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ से 2 कैंसिल हो गया, एनर्जी कितना आ गया, CV स्क्वायर। कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आया ये पार्ट? अब सेकेंड पार्ट क्या है, नाउ स्विच एस इज ओपन, स्विच एस क्या कर दिया हमने, ओपन कर दिया। एंड वी इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। आपने क्या करी, इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी। क्या इंट्रोड्यूस करी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। यहां भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया और यहां पर भी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, और आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब देखिए, यहां जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू चेंज होगी वो दोनों कैपेसिटर में चेंज होगी, लेकिन जो वोल्टेज चेंज होगा वो सिर्फ इस कैपेसिटर का होगा, क्योंकि देखिए ये कैपेसिटर अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है। सो इस कैपेसिटर में हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। बट जब इस कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन इट बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, तो इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है और इसमें बैटरी कनेक्टेड है। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगी, बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस कैपेसिटर,
तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और चार्ज बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, एनर्जी का ये फर्स्ट कैपेसिटर में एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के इंटू सी, क्योंकि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा और वोल्टेज हो जाएगा वी स्क्वायर। तो एनर्जी हो गई हाफ के सी वी स्क्वायर। बट सेकेंड केस, इस सेकेंड कैपेसिटर में when battery is disconnected across capacitor 2, कैपेसिटर 1 के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन कैपेसिटर 2 के अक्रॉस बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो क्या होता है, इसमें भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और वोल्टेज कितना डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज विल बी डिक्रीज बाय के टाइम्स। वोल्टेज क्या होगा आपका, के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखिए यहां आपका एनर्जी कितना हुआ, सेकेंड कैपेसिटर के अंदर हाफ, वोल्टेज हो जाए, कैपेसिटेंस हो जाएगा के इंटू सी और वोल्टेज हो जाएगा V बाय के का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज आपका रिड्यूस होके V बाय के हो गया और कैपेसिटेंस बढ़ के आपका कितना हो गया, के सी। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या हो गया, हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो आपका ओवरऑल एनर्जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, एनर्जी डिक्रीज। तो E2 की वैल्यू कितनी आई, देखिए E2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ के वी स्क्वायर, सॉरी हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। क्या आया, हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। और ये दोनों एनर्जी हम स्टोर क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये टोटल एनर्जी आपकी सेकंड केस की होगी। तो टोटल एनर्जी इन द केस सेकंड कितनी हुई, टोटल एनर्जी इन केस 2, टोटल एनर्जी आपका कितना हुआ, देखिए हाफ के सी वी स्क्वायर प्लस हाफ सी वी स्क्वायर बाय के। तो देखिए हाफ सी वी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, के प्लस 1 बाय के। सॉरी, हाफ सी वी स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो ये हो गया हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाय के। ये आपके फाइनल एनर्जी हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर के हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाय के। अब इनिशियल केस के अंदर इनिशियल एनर्जी का आपका वैल्यू कितना था, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, सी वी स्क्वायर कितनी थी, सी वी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, सी वी स्क्वायर अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 बाय के। तो सी वी स्क्वायर से सी वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जो डिनोमिनेटर में 2k है वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। That will be the total ratio of energy stored in the first case and second case. आया समझ में? Is it clear? देखिए यहाँ मेन जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या था कि जब सेकेंड केस के अंदर जब आप एनर्जी निकाल रहे हैं सिस्टम की, तो एक कैपेसिटर में आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन जो हो रहा है, बैटरी कनेक्टेड है, और सेकेंड कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का इंट्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम उसके अक्रॉस बैटरी डिसकनेक्टेड है। तो जब बैटरी कनेक्टेड होगी कैपेसिटर के अक्रॉस, कैपेसिटेंस बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जिस कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड नहीं है उस केस में आपका कैपेसिटेंस अभी भी के टाइम्स बढ़ रहा है
लेकिन वोल्टेज के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो वोल्टेज सेकंड केस में आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो वोल्टेज डिक्रीज होने की वजह से ओवरऑल फर्स्ट केस में तो फर्स्ट कैपेसिटर की तो एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी कम हो जाएगी और ओवरऑल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल बढ़ेगा एनर्जी पूरे सिस्टम का। तो ये सेकंड केस का टोटल एनर्जी, और इनिशियली आपका एनर्जी कितना था, CV², और इनिशियल और फाइनल एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा, 2K/K² + 1। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2017 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इज इट क्लियर? आपके पास 3 सर्किट हैं, 3 सर्किट each consisting of a switch S and 2 capacitors are initially charged as shown in a figure. After the switch has been closed, in which circuit will be the charge on the left hand capacitor? जैसे आपका स्विच क्लोज होगा उसके बाद सर्किट के अंदर जो प्रेजेंट आपका लेफ्ट हैंड कैपेसिटर है, किस सर्किट के अंदर आपके लेफ्ट हैंड कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, किस सर्किट का जो लेफ्ट हैंड कैपेसिटर है उसका चार्ज कम होगा, और किस सर्किट के अंदर जो लेफ्ट हैंड कैपेसिटर है उसका चार्ज सेम रहेगा। सो इन विच फिगर आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज्ड, इन विच सर्किट विल द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड कैपेसिटर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन सेम, एंड गिव द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 आपके पास सर्किट है, ये आपका फर्स्ट सर्किट, ये स्विच। सो मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यू हैव 3 कैपेसिटर्स, 3 सर्किट्स इन विच 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड अक्रॉस द स्विच S। ये स्विच S है, ये भी पहले सर्किट के अंदर स्विच S कनेक्टेड है विद द 2 कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस 2C and C। सेकेंड के अंदर 2 कैपेसिटर है ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C and C, और इसके अंदर आपका जो 2 कैपेसिटर है विच आर कनेक्टेड टू 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3C and C। इसका कैपेसिटेंस 3C है, इसका C है। नाउ ऑल द 2 कैपेसिटर ऑफ द सर्किट कंटेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। इन दोनों कैपेसिटर के अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर 6Q चार्ज है, इसके अंदर 3Q है, इसके अंदर 6Q है, राइट हैंड में 3Q है, इसमें 6Q है, इसमें 3Q है। अब वो क्या बोल रहा है कि जैसे ही ये स्विच S क्लोज करूंगा मैं, तो as we close the switch S, in which circuit the capacitor which is in left hand side, the charge stored in the capacitor increases, decreases or same। किस वाले सर्किट के अंदर चार्ज बढ़ेगा, किस वाले सर्किट में चार्ज डिक्रीज होगा, और किस वाले सर्किट में चार्ज सेम रहेगा। लेफ्ट हैंड कैपेसिटर, लेफ्ट हैंड वाले में चेक करना। हाँ जी, कैसे करेंगे? एनीबडी कोई लॉजिक बताएगा? लॉजिक क्या यूज होगा कि देखिए ये सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है, ये सर्किट 3 है। तो किस सर्किट के अंदर लेफ्ट हैंड कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, किसमें कम होगा और किसमें सेम रहेगा। मतलब देखिए लेफ्ट हैंड कैपेसिटर में आपके तीनों कैपेसिटर के अंदर चार्ज 6Q है, तो किस कैपेसिटर का चार्ज आपका 6Q से कम हो जाएगा, किस सर्किट का लेफ्ट हैंड कैपेसिटर का चार्ज 6Q से बढ़ जाएगा, और किसका 6Q जितना ही रहेगा, ये आपको बताना है। एक सिंगल सा लॉजिक है, वो लॉजिक आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्कर का है, बट लॉजिक 1 लाइनर है। लॉजिक बताएंगे क्या है? किसी को कुछ लॉजिक डाउन अपने माइंड में आ रहा हो?
मान्या, ऋषभ, वंदन, ये क्वेश्चन आपके आया है बोर्ड एग्जाम 2016 में, 2016 में आया है क्वेश्चन। तो किसी को आइडिया? नहीं, कुछ लॉजिक नहीं लग रहा। देखिए लॉजिक है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है। इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का लॉजिक कैसे आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कैपेसिटर का चार्ज 6Q स्टोर है और इसका कैपेसिटेंस 2C है, तो वोल्टेज कितना हुआ, वोल्टेज होता है Q/C। वोल्टेज क्या है, Q/C। तो यहां वोल्टेज कितना हुआ, देखिए 6Q/2C कितना हुआ, Q/C आपका वोल्टेज है, तो ये हुआ 6Q/2C। वोल्टेज कितना हुआ, 3Q/C। यहां वोल्टेज कितना है, 3Q/C। इज देयर एनी वोल्टेज डिफरेंस, है वोल्टेज डिफरेंस? नहीं है। अब यहां वोल्टेज देखिए, यहां पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सर्किट के अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस आपका फर्स्ट सर्किट के अंदर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, मैं ये सेकंड वाला सर्किट नीचे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकूं। मैं 1 बाय 1 सारे सर्किट वापस से ड्रॉ कर लूंगा। तो देखिए फर्स्ट सर्किट के अंदर इस कैपेसिटर का पोटेंशियल है 3Q/C और इसका है 3Q/C। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V क्या है, 3Q/C माइनस 3Q/C 0। अब सेकेंड सर्किट जो है, जैसे मैं स्विच S क्लोज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। अब सेकेंड सर्किट देखिए, सेकेंड सर्किट के अंदर ये है 6Q, इसका कैपेसिटेंस है C, ये है 3Q, इसका कैपेसिटेंस है C। ठीक है, तो यहां वोल्टेज कितना आया, 6Q/C और यहां है 3Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6Q/C माइनस 3Q/C यानी 3Q/C। पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर। अब थर्ड सर्किट देखिए, नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये थर्ड सर्किट। इसका कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है 3C और C। इसके अंदर चार्ज है 6Q, इसके अंदर है चार्ज 3Q। तो इसका पोटेंशियल है आपका 6Q/3C और इसका पोटेंशियल है आपका 3Q/C। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ आपका, ये हुआ, एक सेकेंड, ये हो गया 2Q/C, ये है 2Q/C और ये है 3Q/C। तो 3Q/C माइनस 2Q/C यानी कितना हुआ, Q/C। तो देखिए पहले वाला सर्किट हम वापस एक बार देखते हैं। फर्स्ट वाले सर्किट के अंदर कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो सर्किट 1 के अंदर the charge will be remain same in left hand capacitor। लेफ्ट हैंड कैपेसिटर के अंदर चार्ज का फ्लो होगा ही नहीं, ना तो चार्ज इसके इधर से इधर जाएगा या इससे इधर आएगा, दोनों ही प्रोसेस नहीं होने वाले।
ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका चार्ज सेम रहेगा। लॉजिक समझ में आया? अब सेकेंड सर्किट के अंदर क्या हुआ,